ना देख मदमस्त निगाहों से इस कदर कि फिर कोई मीरा दीवानी हो जाए। क्या बात। जो मेरे साथ कुछ घटनाएं ऐसी होती थी, असाधारण घटनाएं होती थी, नहीं, मैं तो मेल ही फील करती थी, ऐसा कोई छाया फील करती थी मेल का। और बट बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ ऐसी हो रही थी जो नॉर्मल नहीं थी, सामने आके प्रेजेंट अपना दिखाते रहे। क्योंकि मैं अंधविश्वास को नहीं मानता। बहुत सारे धर्मों में, अलग अलग धर्मों में मैं गई, भटकने के बाद मुझे आखिरी ऑप्शन तो हिंदू धर्म में ही मिला। अभी तक आपने कितनी मूवी में काम किया? तो 7 किताबें हो गई मेरी। कहीं ना कहीं डरते डरते ही सही, मुझे भी एक अट्रैक्शन उसके साथ हो गया था, एक लगाव, जुड़ाव, मोहब्बत कहें चाहे इसको जो भी कहें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट शो जिसका नाम है मनोज मक्खन द टॉक शो। एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ, किसी दफ्तर के अंदर किसी कर्मचारी को बॉस ने पूछा, बोले कहाँ गए थे? बोले सर बाल कटवाने गए थे। अच्छा, ऑफिस में बाल कटवाने हैं? तो सर क्या है ना, बाल बड़े भी तो ऑफिस में ही है ना। अच्छा, बाल ऑफिस में ही बढ़ते हैं, घर पे नहीं बढ़ते हैं? एक्चुअली क्या है ना सर, टकला थोड़ी होके आया हूँ, उतने ही कटवाए हैं जितने ऑफिस में बढ़ते हैं। तो इस तरह की हास्य की बातें हो जाती हैं। आज फिर हमारे बीच में एक ऐसी मेहमान हमारे बीच आने वाली है जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है और छत्तीसगढ़ की फिल्मों में अभिनय करती है। नाम है उनका नैनी तिवारी। स्वागत करते हैं तालियों के साथ नैनी तिवारी। The Manoj Makkan Talk Show. The Manoj Makkan Talk Show. नमस्कार डॉक्टर नैनी तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है और छत्तीसगढ़ की फिल्मों में अभिनय करती हैं, कविताएं लिखती हैं, अध्यापिका हैं, और ये सब चीजें आप बैलेंस कैसे करती हैं? अब जैसे भगवान इस सृष्टि को मैनेज करता है ना, समझ जाइए उन्हीं का एक आशीर्वाद है जो मुझे प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से मैं एक अभिनय फील्ड को भी मैनेज करती हूँ और इसके साथ साथ कविता वाले क्षेत्र को भी मैनेज करती हूँ। साथ साथ मेरा टीचिंग का भी फील्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे उसको भी मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। बहुत खूब। पूछना चाहूंगा कि आपने अभिनय पहले स्टार्ट किया या कविताएं आपने पहले पढ़ना प्रारंभ किया? नहीं, मेरा जो दौर था अभिनय का पहले रहा है। और राइटिंग के क्षेत्र में अगर मैं बोलूँगी, कविता लेखन के क्षेत्र में, तो मैं तो छोटी थी, जैसे स्कूल 9th-10th क्लास में, तब से मैंने लिखना शुरू किया था। थोड़ा बहुत टूटा-फूटा लिखती थी उस समय, और उसके बाद आगे धीरे-धीरे जब बढ़ी तो टीचिंग फील्ड में चली गई। उसके साथ-साथ मैं अभिनय के क्षेत्र में भी जुड़ गई, और धीरे-धीरे फिर मुझे, जब मैंने कुछ कवियों को सुना, कुछ कविताओं को सुना, तो मेरा एक मन था कि हाँ भाई, मैं भी लिखती थी, तो क्यों ना आगे उस चीज़ में फिर से बढ़ा जाए करके फिर मैंने एक नई कोशिश फिर से चालू की और फिर मैं लेखन के क्षेत्र में। क्या बात है। तो आपने अभिनय के साथ साथ कविताएं पढ़ी, तो पहला कवि सम्मेलन या पहला काव्य मंच था, उसमें आपने क्या प्रस्तुति दी? शुरुआत में तो मैंने किताबें लिखी, लेखन के क्षेत्र में पहले किताबें मेरी पब्लिश हुई। उसके बाद मैंने शुरुआत छत्तीसगढ़ के मंच से ही किया। वहाँ के कुछ कवि जो हैं, वहाँ पे कवि सम्मेलन आयोजित किए थे, तो वहाँ पे मुझे बुलाए थे, फिर वहाँ मुझे सुना गया। उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में ही पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी हैं, तो मैंने उनके साथ बहुत सारे मंच साझा किए हैं। और वहाँ छत्तीसगढ़ में और भी बहुत जाने-माने कवि हैं जिनके साथ मैंने मंच साझा किया। फिर वहाँ से मेरी शुरुआत होती गई धीरे-धीरे, फिर मैं प्रदेश से बाहर निकली, देश तक पहुँची, और देश से बाहर निकल के फिर मैं विदेशों तक क्या बात पहुँच गई। विदेश यात्राओं के दौरान आपने किस किस देश में भ्रमण किया और कहाँ कहाँ काव्य पाठ किया? विदेशों में मेरा सबसे पहला सफ़र जो रहा वो पशुपतिनाथ भगवान जी हैं, नेपाल। नेपाल काठमांडू। मेरा वहाँ से विदेशों का सफ़र चालू हुआ। तो मैंने वहाँ काठमांडू में सार्क देशों के शिखर सम्मेलन में काव्य पाठ किया। उसके बाद मुझे बैंकॉक में एक प्रेजेंटेशन देना था कविता का, तो मुझे वहाँ बुलाया गया। मैं वहाँ जाके अपना प्रेजेंट अच्छा देकर आई। और उसके बाद अभी हाल ही में इसी साल जनवरी में मुझे दुबई बुलाया गया, तो वहाँ दुबई में भी मैंने काव्य पाठ किया। बहुत खूब। शुरुआती दौर में आप काव्य मंचों पर क्या सुनाया करती थी? उस समय शुरू-शुरू आई थी, तो कई लोगों की धुन हमने सुनते थे ऐसे, तो मन में कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें, विचार चलते थे, तो मैंने उस समय लिखा था, जीत का स्वाभिमानी तिलक चाहिए, जीत का स्वाभिमानी तिलक चाहिए, मुश्किलें चाहे मंजिल तलक चाहिए, कैद पिंजरे में रह न सकूंगी कभी, मुझ परिंदे को मेरा फलक चाहिए। क्या बात है।
उसको पाने की मन में ललक चाहिए, कैद कर ले उसे वो फलक चाहिए, राधिका जैसा मन है यही चाहता, मुझको कान्हा तेरी एक झलक चाहिए। क्या बात मैंने ये लिखा था। क्या बात है, बहुत खूब। और पहले प्रयास में और पहली ही बार आपने कवि मंचों पर अगर ये पढ़ा है तो वास्तव में बहुत तारीफ के काबिल है। और राधा कृष्ण का जिक्र सब अपनी कविताओं में करते हैं, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से मैंने एक और लिखा था, राधा कृष्ण की बात आपने कही है तो मैंने एक तहत में लिखा था कि तेरी निगाहें नशाए जिंदगानी हो जाए, चाहत तेरी रूह तक निशानी हो जाए, न देख मदमस्त निगाहों से इस कदर कि फिर कोई मीरा दीवानी हो जाए, क्या बात है। तू पास हो तो ये शाम सुहानी हो जाए, तुझे देख मेरी रातें भी मस्तानी हो जाए, और पढ़ा ना हो जिसे किताबे इश्क में कोई, प्यार हमारा मोहब्बत की वो कहानी हो जाए। क्या बात। जैसा कि आपने बताया कि आपने पुस्तकें लिखी हैं, जी। तो अभी तक आपने कितनी किताबें लिखी हैं? मैंने अभी तक टोटल 7 किताबें मेरी पब्लिश हैं, जिसमें अगीत विधा है, कुछ गीत गज़ल की किताबें हैं, और जिसमें प्रकाश पुंज है, पाकीज़गी है, गुफ्तगू है, गुमगश्ता है, गुज़ारिश है, और मैकदा है, श्रद्धांजलि एक ऑटोबायोग्राफी है मेरी जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, और मैकदा भी। तो 7 किताबें हो गई मेरी। ये तो आपकी काव्य अभिरुचि है जिस पे आपने पुस्तकें लिखी। आप छत्तीसगढ़ की फिल्मों में अभिनय भी करती हैं। अभी तक आपने कितनी मूवी में काम किया? लगभग मैंने 5 फिल्में छत्तीसगढ़ी के अभी तक किए हैं, जिसमें राजू दिलवाला है, और सुंदर मोर छत्तीसगढ़ है, मोरबाई हाई-फाई है, और डेढ़ होशियार मेरी अपकमिंग पिक्चर है। बहुत बढ़िया। और आपकी आने वाली फ़िल्म के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और मैं ये जानना चाहूँगा कि इतने लंबे सफ़र में, अभिनय में या काव्य यात्राओं के दौरान कोई ऐसा प्रसंग जो आप हमें साझा करना चाहेंगी, जिससे आपको लगता है कि वो मेरा संस्मरण है? एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी पोस्टिंग जो है जॉब मेरी उड़ीसा में थी, तो वहाँ से मैं एक कार्यक्रम के लिए आई हुई थी। तो जनरली सुबह-सुबह मैं पहुँची थी, तो ना 9 बजे मैं बस से उतरी, पास में ही मॉल था, तो मैंने सोचा जब तक आयोजक टीम गाड़ी नहीं भेजती तब तक मैं ये मॉल के अंदर घुस के बैठ जाती हूँ। सुबह-सुबह मॉल खुला बस रहता है। मैं गई, थोड़ा-सा वहाँ आराम करी, तो आयोजक का फ़ोन आया मेरे पास कि गाड़ी आपको लेने बाहर में पहुँच गई है, आप आ जाइए अब करके। मैं बाहर निकली, मॉल की सीढ़ी उतर ही रही थी, वैसे ही एक गाड़ी मेरे सामने व्हाइट कलर की आके खड़ी हुई, और जो गाड़ी चला रहा था उसने गेट को खोला। मैं सोची यही गाड़ी है, और मैं गेट को खोल रहा है, मुझे देख के मैं जाकर बैठ गई उसमें गाड़ी में। अब गाड़ी में बैठ गई, गाड़ी बंद की, गाड़ी चलना शुरू। अब मैं उसको देख रही हूँ, वो ना ड्राइवर लग रहा है ना आयोजक लग रहा है, क्योंकि आयोजक का तो फ़ोन आता था मेरे पास बार-बार। बोली ये ड्राइवर का गेटअप कैसा लग रहा है? वो इतना शॉर्ट्स पहना हुआ था, टी-शर्ट्स थे, चश्मा, गॉगल, थोड़ा-सा कैप गोल-गोल लगाया हुआ था। ऐसा कन्फ्यूज़न था, पूछूँ तो कैसे पूछूँ? गाड़ी चल गई, 5 मिनट का लगभग रास्ता हमने तय कर लिया था। अचानक मेरे बस के आयोजक का फ़ोन आया, बोलते हैं कि मैडम आपका ड्राइवर वेट कर रहा है, आप अभी तक पहुँची नहीं गाड़ी में। अब मैं एकदम शॉक्ड, मैं बोली गाड़ी में नहीं पहुँची तो मैं बैठी किसकी गाड़ी में हूँ? तो मैंने पूछा बाजू वाले से कि आप किसको लेने आए थे? तो उसने बोला कि मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है जो उसका वेट कर रही है मॉल में, मैं उसको पिक करने आ गया, सो के उठा जल्दी, ऐसी हालत में आ गया। मैं बोली 1 मिनट, 1 मिनट, मैं मुझे कहीं और जाना था, आप गलत पर्सन को लेके जा रहे हो। तो बोलते हैं अच्छा ऐसा क्या नाम है आपका? तो मैं बताई मेरा नाम ये है, और सॉरी सॉरी करके वो गाड़ी फिर से घुमाया, वापस मुझे फिर मॉल के पास ड्रॉप किया, मैं अपनी गाड़ी में बैठी और मैं वापस आके चला गया। तो ये मेरी लाइफ का ऐसा किस्सा है कि जिसको याद करके मैं आज भी हँसती हूँ कि ऐसा क्या हो गया। ऐसा लग रहा था कि आप उसकी हाफ गर्लफ्रेंड हो गई। आजकल के दौर में खास तौर से महिलाओं को और लड़कियों को रील्स बनाने का बड़ा शौक है। तो रील्स आप भी बहुत बनाती हैं, उस बारे में कुछ बताइए? हाँ, मैंने एक बनाया था मधुमक्खी के ऊपर। जनरली जो आजकल का जनरेशन है या लोग आस-पास रिश्तेदार जैसे मिलते हैं उनको, तो मैंने एक लिखा था या मतलब कहा था मैंने, मधुमक्खी की तरह जीना चाहिए, मधुमक्खी की तरह। जीवन में मिठास रखो, शहद बाँटो, लेकिन कोई कुछ बोले तो उसका मुँह सुजा दो। ये एक कॉमेडी था जो मैंने बनाया था। बाकी भक्ति सॉन्ग पे और कुछ-कुछ फ़िल्मी सॉन्ग पे बनाती ही रहती हूँ। इसी क्रम में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी एक किताब है जिसका नाम आपने ज़िक्र किया है, महकदा। नाम से ऐसा लग रहा है कि ये कोई पीने पर या किसी मधुशाला टाइप कोई पोएट्री बुक है। तो इस बारे में कुछ बताइए?
मेघना मेरी बुक का नाम कई लोगों ने सुना तो मुझे बस एक ही फ़ोन आते थे और वो सबका कहना ये था कि आप तो पीती हैं नहीं, कहाँ से ये मेघना आपने कैसे लिख दिया मेघना, हम मान ही नहीं सकते बोलते हैं। मैंने बोला ऐसी बात नहीं है, जो नहीं पीता है उसको भी नशा होता है। नशा किस चीज़ में नहीं, हर चीज़ में नशा है। ऐसा थोड़ी ना होता है, हम मान ही नहीं सकते। फिर मैंने मेघना की लास्ट अंतिम रचना जो है वो मैंने उनको पढ़ के सुनाई कि मेरी मदिरा या मेरी मेघना क्या है वो आप सुन लीजिए करके। फिर मैंने पंक्तियाँ निवेदित की उन लोगों को, मदिरा का ही पान करूँ मैं बोली उन लोगों को कि ध्यान से सुनिए, मदिरा क्या है मेरे लिए। मदिरा का ही ध्यान करूँ मैं, मदिरा का गुणगान करूँ, जो पीने वाले हैं आओ, तुम सबका मैं सम्मान करूँ। मधुर मनोहर रस का प्याला, मदिरा ही जीवन का सार, हर राही की मंजिल मदिरा, उस मदिरा का मान करूँ। मदिरा मदिरा सबने कहा पर, मदिरा को ना जान सके पीने वाला, पिलाने वाला, तुम सबकी मदिरा आसान करूँ। और मदिरा मेरा जन्म जीवन है, मदिरा ही मेरी मंजिल, मदिरा पुण्य कर्म ईश्वर है, भक्ति मदिरा मैं पान करूँ। क्या बात है। तो ये मैंने उनको बताया कि मदिरा का मतलब मेरी बुक में केवल वही नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये एक अलग प्रकार की मदिरा है, भक्ति मदिरा भी हो सकती है। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत अच्छा। और वैसे जो कवित्रियाँ होती हैं, जो मंचों पर काव्य पाठ करती हैं, वो प्रेम और प्यार पे बहुत लिखती है। उस पे आपने कुछ लिखा हो तो हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जी, प्रेम में भी मैंने लिखा है कि जनरली लोग होते हैं प्रेम श्रृंगार की रचनाओं में बहुत सारी चीज़ें बयान करते हैं। कोई राधा कृष्ण प्रेम दर्शाता है, कोई स्त्री पुरुष प्रेम दर्शाता है। तो मेरी नज़र से मैं प्रेम को कैसा देखती हूँ, कैसा महसूस करती हूँ, वो मैंने लिखा है। प्रेम में बसा संसार, प्रेम ही जीवन का सार, धर्म कर्म भावना का प्रेम ही आधार है। माँ की ममता में प्रेम, पिता का स्नेह प्रेम, प्रेम ही समर्पित ईश भक्ति की पुकार है। प्रेम वासना से दूर त्याग भक्ति का और रूप, प्रेमियों के मन में छिपा हुआ प्यार है। और प्रेम आंसुओं की धार बीच छोड़े मजेदार, प्रेम में ही होती कभी जीत कभी हार है। क्या बात है। और प्रेम ही तपस्या बलिदान अभिमान, प्रेम प्रेम ही तपस्या बलिदान अभिमान, प्रेम ज्ञानियों का ज्ञान कभी चंचल ये बाला है। और प्रेम मनोहार करे मन मधुमास करे, प्रेम युवाओं की हाला, प्रेम मधुशाला है। क्या बात। शबरी के झूठे बेर राम ने चखे वो प्रेम, प्रेम में मीरा ने पिया जहर का प्याला है। और माँ भारती की रक्षा है तू जान भी लुटा दे, जो ऐसे देश प्रेमियों का प्रेम भी निराला है। तो मेरी नजर में प्रेम क्या ये बात। परिभाषा है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। और वास्तव में प्रेम के जो प्रतिमान आपने अपनी इन शब्दों में पिरोए हैं वो बहुत अच्छे हैं। और प्रेम के लिए किसी शायर ने बहुत अच्छा लिखा कि प्यार और प्रेम दरिया से नहीं तट से हुआ करता है, प्यार हारी हुई मंजिल से हुआ करता है। और हुस्न ही प्यार है, ये बात बहुत झूठी है, प्यार नज़रों से नहीं दिल से हुआ करता है। तो प्यार तो दिल से होता है। आपने बहुत बढ़िया सुनाया, बहुत बहुत बढ़िया। नैनी जी, आपने एक किताब लिखी जिसका नाम है श्रद्धांजलि, जो जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैंने पढ़ी नहीं है, जहाँ तक मुझे उसके बारे में पता है कि वो आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर लिखी है। कहें तो एक फोबिया है, वो एक वहम है आपका। क्योंकि मैं अंधविश्वास को नहीं मानता, क्योंकि अगर मेरे सामने से कोई बिल्ली गुजर जाए और मेरा रास्ता काट जाए, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं उस रास्ते को क्रॉस नहीं करूँगा, मैं तो सबसे पहले क्रॉस करूँगा, क्योंकि मैं अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करता हूँ। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ये अपना मेरा मत है कि भय के बारे में अगर कहा जाए तो भय वो नहीं है जो आपको डराता है। भय तो वो है जिसको आप पराजित कर देते हैं और बहादुर कहलाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उस पे आप थोड़ा-सा प्रकाश डालें, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और आपने अपनी ऑटोबायोग्राफी के रूप में उस किताब को लिखा है। तो आप स्वयं अपने विवेक से इस पे कुछ अपने विचार रखिए। तो एक्चुअली मेरा ही लगभग मेरी पिछली ज़िंदगी की उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। मैंने शायद अपनी ज़िंदगी का पिछला 15 साल उसमें मेंशन किया है। जो मेरे साथ कुछ घटनाएँ ऐसी होती थी, असाधारण घटनाएँ होती थी। कई बार ऐसा लगता था कि ये मेरा वहम है, क्योंकि जनरली हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो वो सब चीज़ों पे उतना बिलीव करते नहीं हैं। कुछ नकारात्मक ऊर्जा ऐसी होती है जो हमारे आस-पास प्रेज़ेंट रहती है। कई बार वो हमको दिखाई भी दे देती है, बट फिर भी हमको ऐसा लगता है कि कहीं हमारा वहम तो नहीं है। तो बस मैं भी उसी को एक वहम मानते हुए आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़े जा रही थी।
बट बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ ऐसी हो रही थी जो नॉर्मल नहीं थी। कई बार मैंने परिवार वालों से भी डिस्कस किया उस मैटर पे, पर कभी का एक ही जवाब आता था कि तुम इतना पूजा पाठ करती हो, ईश्वर की भक्त हो, तो शायद तुम ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बस यही सोच के मैं भी अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ती रही। लेकिन जब कोई चीज़ें आपको बहुत बुरी तरह से सामने आके प्रेज़ेंट अपना दिखाते रहे, तो आप कब तक बचते रहोगे? कहीं न कहीं आप उसका एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, कुछ लोगों से डिस्कस करोगे। तो मैंने भी वही किया कि मैं एक डॉक्टरेट की उपाधि तो ले चुकी थी, एक अच्छे नवोदय विद्यालय जैसे जगह में मैं पढ़ा रही थी, और उस लेवल पे जाने के बाद मैं अपने आगे-पीछे जो चीज़ों को देख रही थी, महसूस कर रही थी या जिसमें जी रही थी, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी अपने आप में। मैंने सोचा कि ठीक है, बात करते हैं अपने परिवार वालों से, अपने फ्रेंड्स से। मैंने कुछ लोगों से बात की, तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि शायद आपके आस-पास कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी वगैरह वाली चीज़ें हैं, तो आप कोई ऐसी जगह जाओ जिसका तोड़ उस मिल सके, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डॉक्टर नहीं होता है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं गई भी उसका सॉल्यूशन ढूँढने के लिए, कई जगह मैं ऐसा भटकी गई और वही सारी चीज़ों की जर्नी उसमें लिखी है। आज भी हम ऐसे बैठे हैं तो क्या है, 2 चीज़ें हमेशा एक्टिव रहती हैं, एक तो नकारात्मक ऊर्जा होती है, एक तो सकारात्मक ऊर्जा होती है। जितना हम चाहें जिसको एक्टिव कर लें, हम बार-बार माइंड में अगर चिंता, सोच में डूबे रहेंगे या दुनिया भर की चीज़ें दिमाग में नेगेटिविटी लाएँगे, तो आपके आस-पास नकारात्मक चीज़ें एक्टिव होना चालू हो जाएँगी और वो आपको हार्म पहुँचाना चालू कर देती हैं। उसी तरह अगर आप अपने आप में अपना ऑरा या अपनी सोच को इतना पॉजिटिव कर लें कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो कितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास क्यों ना भटक ले, लेकिन आपका जो एक थॉट बन जाता है ना, आत्मविश्वास, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो जनरली उस समय मैं उतना समझ नहीं पाती थी सब चीज़ों को, क्योंकि एक प्रेजेंस किसी चीज़ों का मुझे दिखाई देता था बार बार, मतलब उसकी आवाज़ें मुझे सुनाई देती थी, उसका प्रेजेंट ऐसा हो गया था कि मतलब मैं ना सो पाती थी ठीक से, ना मैं कहीं रह पाती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी उस तो मेरे साथ ऐसा था कि जंग छिड़ी हुई थी, क्योंकि एक तरफ तो मुझे ईश्वर की शक्तियों का आभास भी होता था, क्योंकि जिस तरह से मैं पूजा पाठ से जुड़ी हुई थी। दूसरी तरफ मुझे वो नकारात्मक ऊर्जा जो है उसका भी प्रेज़ेंस जो है वो फ़ील होता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि जनरली हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, ईश्वर को मनाएँगे, बट फिर भी अगर वो चीज़ें पीछा नहीं छोड़ रही है, तो फिर आपके पास उपाय क्या रह जाता है? फिर मैं भी बहुत सारे लोगों से डिस्कशन करने के बाद कई जगह ऐसी गई जहाँ पे मुझे उस चीज़ों का तोड़ मिल सकता था। बहुत सारे धर्मों में, अलग-अलग धर्मों में मैं गई, भटकने के बाद मुझे आखिरी ऑप्शन तो हिंदू धर्म में ही मिला कि मुझे एक हवन पद्धति के माध्यम से मैं उन चीज़ों से मुक्त हुई, और मुझे हाल ही में उन सब चीज़ों से छुटकारा मिला। पिछले लगभग 2 ढाई 3 साल ही लगभग हुए होंगे। हालाँकि मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता हूँ, फिर भी मैं क्लियर करना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि मैं खुद हैरान हूँ सुनकर और मैं खुद भी चाहता हूँ और हमारे दर्शकों को भी आप क्लियर करिएगा आखिर ये माजरा है क्या? नहीं, मैं तो मेल ही फ़ील करती थी, ऐसा कोई छाया फ़ील करती थी मेल का, और फिर भी मैं मतलब अंधविश्वासों को पे मैं भरोसा नहीं करती हूँ किसी भी प्रकार का, मैं उस चीज़ का खंडन करती हूँ। और बस ये है कि अनुभूति जो होती है, हर किसी को अलग-अलग अनुभूति होती है। हो सकता है मैं जो अनुभव कर रही हूँ, वो आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, आप जो अनुभव कर रहे हैं, वो मैं नहीं अनुभव कर पा रही हूँ। तो ये सब अनुभूति का खेल है। तो कुल मिलाकर ये समझ में आ गया कि ये एक प्रकार की आपकी अनुभूति है, ये एक प्रकार का आपका फ़ोबिया है, एक वहम है, जो आपने जिया और आपने एक किताब के माध्यम से लिख दिया। फ़ोबिया हो सकता है लोगों के लिए फ़ोबिया हो, बट जिसकी अनुभूति होती है वो तो अनुभव है ही। और रही बात एक फ़ोबिया कहेंगे, तो अब मैं मानती हूँ कि अब मुझे फ़ोबिया है, क्योंकि आज भी जब मैं थोड़ा-सा नींद से जगती हूँ, तो थोड़ा-सा एक उस समय का एक जो डर है, दहशत आज भी मेरे मन में रहता है कहीं न कहीं छुपा हुआ। जबकि वो चीज़ों को उस समय को बीते लगभग 2 से 3 साल हो गए हैं। लेकिन फिर भी एक फ़ोबिया मेरे मन में आज भी, उस डर जो है वो बैठा हुआ है कहीं न कहीं। फिर भी मैं अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रखती हूँ। अब उतना पहले जैसा नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी मात्रा में तो रहता है ही। और एक समय ऐसा भी आया था, मैंने ज़िक्र भी किया है इसका अपनी किताब में, कि एक समय ऐसा भी आया था कि कहीं न कहीं डरते-डरते ही सही, मुझे भी एक अट्रैक्शन उसके साथ हो गया था। एक लगाव, जुड़ाव, मोहब्बत कहें चाहे इसको जो भी कहें, कहीं न कहीं एक जुड़ाव, लगाव मुझे उसके साथ हो गया था, और मैं उसका बुरा कभी चाही नहीं। लेकिन हाँ, मैं जो चीज़ को फ़ील करती थी, जो डरती थी, मैं उसका भी तो सॉल्यूशन मुझे ढूँढना था कहीं न कहीं। तो इस वज़ह से मैंने कदम उठाया, जैसे-जैसे लोग मुझे बताते गए, मैं उस दिशा में बढ़ती गई। मैंने कई सारी रचनाएँ जो हैं उसको सोच के भी लिखी थी, उसमें से एक है
खामोशी से कमरे में दस्तक देता है कोई, खामोशी से कमरे में दस्तक देता है कोई, तन्हा रातों में दुपट्टे से लिपटता है कोई, जुबां पे मायूसी और आंखों में बरसात लेकर बेइंतहा मेरे बाजुओं में सिसकता है कोई। उसका आना रूह को तसल्ली तो देता है, मामूली शख्स भी नहीं, फरिश्ता है कोई। सीने में छिपे जख्म गहरे हैं कुछ यादों के, वो आंसुओं का दरिया ये कैसा है कोई। मैं कैसे हकीकत की दुनिया में झल मिलाऊं, चांद बनकर मेरे ख्वाबों में। अभी आपने जो कविता सुनाई, इससे तो लग रहा है आपने अपने फोबिया पर एक पोइट्री लिख दी और अब आपने एक किताब लिख दी। आखिर आप संदेश क्या देना चाहती हैं? पहले मैं सोचती थी कि ये चीज़ ऐसी है कि जनरली लोगों के बीच नहीं आनी चाहिए। एक हाँ, क्योंकि ना लोग जनरली डर जाते हैं ये किस्सा सुन के ऐसा। लेकिन मैंने एक मन में ठाना कि हो सकता है मैं जिन चीज़ों को फेस कर रही हूँ, मेरे जैसे न जाने कितने लोग इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे, जो हिम्मत नहीं करते होंगे, जिनको रास्ता नहीं मिल पाता होगा, या हो सकता है वो लोग भी वहम समझ के उन चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे होंगे। तब मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं एक कवित्री हूँ, एक लेखिका हूँ, तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि कहीं न कहीं मैं समाज को एक दिशा दूँ अपनी अनुभूतियों के माध्यम से। तो मेरा जो अनुभव था उसका मैंने निचोड़ ढूँढा कि मैंने एक किताब लिखी, जिसका नाम मैंने ऑटोबायोग्राफी ही इसलिए दिया क्योंकि उस किताब से रिलेटेड जितने भी पर्सन का ज़िक्र उसमें है, वो सारी रियलिटी हैं। कहीं उसमें मेरे परिवार का भी ज़िक्र मैंने किया है, कुछ दोस्तों का ज़िक्र मैंने किया है, वो सारे प्रेज़ेंट में हैं। ऐसा नहीं कि मैंने उनको उठा के कुछ भी लिख दिया है, ऐसा नहीं। तो मैंने उसको एक ऑटोबायोग्राफी का नाम ही इसलिए दिया ताकि लोग उसको पढ़ें, जानें, और एक लड़की जो इस एज में आके ऑटोबायोग्राफी लिख सकती है, तो ऐसा क्या घटित हुआ है इसके जीवन में, उस चीज़ को जाने समझें, और अगर उनके जीवन में ऐसी कोई घटनाएँ हो रही है, तो उनको एक दिशा मिले ताकि वो भी इस चीज़ों से बाहर निकल सकें। इसलिए मुझे लगा कि मुझे ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ये चीज़ें हादसा जो है, ये किस्सा जो है वो मेरे साथ हुआ है, तो मैं इस चीज़ से नहीं डरती हूँ। बहुत बढ़िया आज आपका मेरा पॉडकास्ट रहा, बहुत अच्छा संवाद रहा और जो आपकी लाइफ से जुड़ा वो जो प्रसंग था, वो तो मेरे अब तक के पॉडकास्ट में मेरे लिए भी एक नया अनुभव था और वाक़ई में आप क्या कहते हैं, बहुत ही मजबूत, धैर्यशील और बहुत ही साहसपूर्ण वाली महिला हैं और एक नारी शक्ति के लिए बहुत अच्छा उदाहरण आपने पेश किया। और जिस तरीके से आपने लेखन से अपनी अभिव्यक्ति को जो आपने व्यक्त किया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। एक बार पुनः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, हमारे शो में आप पधारी। धन्यवाद। शुक्रिया। और मैंने भी नैनी जी ये किताब लिखी, जी, मैं जी। आपको मेरे शो पे बुला रहे हैं। मैं एक तोहफ़े के रूप में, भेंट के रूप में आपको जी, देना जी। चाहता हूँ। इसे भी आप पढ़ें और मेरी तरफ से एक सप्रेम भेंट आपके लिए। प्रयत्न एक काव्य यात्रा, मनोज मक्खन जी। आप ज़रूर इस किताब को पढ़िएगा, प्रयत्न एक काव्य यात्रा। धन्यवाद मनोज जी। धन्यवाद। The Manoj Makhan Talk Show, The Manoj Makhan Talk Show, The Manoj Makhan Talk Show, The Manoj Makhan Talk Show.